हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन स्कूल चिल्ड्रन एंड रेमेडियल मेजर्स, जो 6 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स में इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज यानी कि सीखने में कठिनाइयाँ, बिहेवियरल इश्यूज यानी कि व्यवहार संबंधी समस्याएं, और इमोशनल प्रॉब्लम्स यानी कि भावनात्मक समस्याएं। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनका सोल्यूशन निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि बच्चे अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, सब्जेक्ट कोड है MEC 002 और उसमें हम पढ़ेंगे आज ब्लॉक 2 का यूनिट 4। आज हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्कूलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक जैसा सीखें। हर बच्चा अपनी अपनी स्पीड और स्टाइल से सीखता है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं सभी के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हमें और क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कुछ बच्चे मैथ के कॉन्सेप्ट जल्दी समझ जाते हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, जबकि दूसरे बच्चों को बेसिक अर्थमेटिक में दिक्कत हो सकती है। एक बच्चा जो मैथ में स्ट्रगल कर रहा है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन या वन ऑन वन ट्यूटरिंग, ताकि वो बेटर समझ सके। दूसरा एग्जाम्पल है इमोशनल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के केस में हर बच्चा डिफरेंट होता है। एक बच्चा आसानी से दोस्त बना लेता है और ओपनली कम्युनिकेट करता है, जबकि दूसरा शाई या एंग्जियस फील करता है सोशल सिचुएशंस में। ऐसे केसेस में टीचर्स ग्रुप एक्टिविटीज़ या बडी सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बच्चा बेटर इंटीग्रेट हो सके बाकियों के साथ। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कुछ बच्चों को अपनी लर्निंग जर्नी में ज़्यादा सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे बच्चों को स्पेसिफिक डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अटेंशन डेफिसिट्स या फिजिकल इम्पेयरमेंट्स, जो उन्हें टिपिकल क्लासरूम सेटिंग में सीखने में मुश्किल बनाते हैं। और इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स यानी कि IEPs, जैसे एक बच्चा जिसको डिसलेक्सिया है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसे केस में उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम यानी कि IEP बनाया जाता है, जो उसकी स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करता है। इसमें स्पेशल रीडिंग टेक्निक्स, टेस्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम या ऑडियो बुक्स का यूज़ इंक्लूड हो सकता है। ऐसे बच्चों को एक्सेप्शनल चिल्ड्रन या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है। गोल ये होता है कि हर बच्चा, चाहे उसको कोई भी चैलेंज हो, उसको वैसे सपोर्ट मिले जो उसके लिए ज़रूरी है, ताकि वो स्कूल और लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब हम लोग देखते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे। सबसे पहले एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को डिफाइन कर पाएंगे। अलग अलग फिजिकल और परसेप्चुअल डिफिकल्टीज जैसे ब्लाइंडनेस, डेफनेस को समझ पाएंगे। अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स को भी डिफाइन कर पाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन को डिस्क्राइब कर पाएंगे। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल मेजर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और मेन स्ट्रीमिंग पर डिस्कस कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो अपने मेंटल, सेंसरी, फिजिकल या इमोशनल एस्पेक्ट्स में एवरेज बच्चों से अलग होते हैं। ये डिफरेंसेस उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं और इन्हें अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज की ज़रूरत होती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन दो तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है पॉजिटिव एक्सेप्शनैलिटी, यानी कि जैसे गिफ्टेड चिल्ड्रन जो अपने पीयर से तेज सीखते हैं और उन्हें एडवांस मटेरियल की ज़रूरत होती है। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, मतलब अपनी एज से भी आगे होते हैं, जैसे कि एक 8 साल का बच्चा जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो यूजुअली 12 साल के बच्चों के लिए होता है। तो ये बच्चे पॉजिटिव एक्सेप्शनैलिटी में आते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेप्शनैलिटी, जैसे जिन बच्चों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि LD, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स यानी कि ब्लाइंडनेस या डेफनेस यानी वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या इमोशनल चैलेंजेस जैसे कि ऑटिज्म, जिनके लिए स्पेशल केयर और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक बच्चा जिसे डिसलेक्सिया है और वो वर्ड्स को ठीक से पढ़ नहीं पाता, या एक बच्चा जिसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसे कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो इनको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेप्शनैलिटी। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन इंडिविजुअलाइज्ड होती है, मतलब हर एक्सेप्शनल चाइल्ड की नीड्स के हिसाब से टेलर्ड होती है, उनके हिसाब से बनाई जाती है। इसमें यूनिक लर्निंग प्लान्स बनाए जाते हैं जो इन बच्चों के स्पेसिफिक एबिलिटीज़ और चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, ताकि वो अपने स्किल्स डेवलप कर सकें और अपने डेली लाइफ में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें।
अब देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटीज एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बच्चों के स्पेसिफिक लर्निंग स्किल्स को अफेक्ट करती है। जैसे रीडिंग में जो डिसेबिलिटीज होती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, राइटिंग में जो डिसेबिलिटीज होती है उसको बोलते हैं डिसग्राफिया, और मैथ में जो होती है डिसेबिलिटीज उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। इन बच्चों के इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग नॉर्मल होता है, लेकिन उन्हें स्पेसिफिक एरियाज में लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज में सबसे पहले हम बात करते हैं डिसलेक्सिया के बारे में, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटीज। बच्चा वर्ड्स को ठीक से नहीं पढ़ पाता, लेटर्स जो होते हैं उसे उल्टे पुल्टे लिखते हैं, या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को वो कंफ्यूज हो जाता है, उनको देख के समझ नहीं पाता क्या लिखा हुआ है। जैसे कि बी को वो डी पढ़ेगा और डी को बी पढ़ेगा, क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, उनको वो इंटरचेंज कर देता है। जैसे कि वॉज को वो सौ देखेगा, सौ को वॉज देखेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं डिसलेक्सिया में। फिर आता है डिस्ग्राफिया, यानी कि राइटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होती। जैसे कि कोई बच्चा प्रॉपर स्पेसिंग के बिना सेंटेंसेस लिखता है, या रिपीटेडली स्पेलिंग एरर्स करता जाता है, बार बार स्पेलिंग जो है मिस्टेक करता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। फिर आता है मैथ्स की प्रॉब्लम जिसको होती है उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है इन लोगों को, नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने में बहुत स्ट्रगल होता है इनके लिए। लर्निंग डिसेबिलिटीज का क्या इम्पैक्ट होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज के बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई के काम में डिफिकल्टी होती है, जिससे बिहेवियरल इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे क्लासरूम में क्या होता है, उनको अटेंशन ना देना या होमवर्क ना करना, ये सब प्रॉब्लम्स भी वो फेस करते हैं। कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया है जिसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। तो अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डिसलेक्सिया किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। अब देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ किस तरीके से होती हैं। बॉयज़ को जो होता है वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादातर लर्निंग डिसेबिलिटी डायग्नोज होती है, यानी बॉयज़ के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि बॉयज़ के बिहेवियर में लर्निंग डिफिकल्टी ज़्यादा नोटिस की जा सकती है, जैसे डिसरप्टिव बिहेवियर या अटेंशन प्रॉब्लम्स। गर्ल्स में डिफिकल्टी सब्टल होती हैं और ऑफन अननोटिसेबल रह जाती है, यानी गर्ल्स के अंदर ये कम देखी जाती है, बॉयज़ के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। अब हम देखते हैं क्या क्या कॉजेज होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज के, किस किस वजह से लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं या हो सकती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी के काफ़ी सारे पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, जो अलग अलग मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंटल मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से बच्चों के लर्निंग प्रॉब्लम्स काफ़ी बार उनके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे पुअर लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो उनका लर्निंग इन्वायरमेंट है वो पुअर है, खराब है। अगर स्कूल या घर का लर्निंग इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, जहाँ टीचर्स का अटेंशन हर बच्चे पर इक्वल नहीं होता, या फिर घर पर प्रॉपर स्टडी का स्पेस नहीं होता है, तो ऐसे पुअर लर्निंग इन्वायरमेंट में उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरा है अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड, जहाँ पे फैमिली में काफ़ी स्ट्रेस रहता है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि पेरेंट्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या इनकंसिस्टेंट सपोर्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटीज पर असर डालता है। जैसे कि डाइवोर्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच्चा इमोशनली स्ट्रेस्ड होता है और फोकस नहीं कर पाता अपनी स्टडीज़ पे, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं। फिर आता है फॉल्टी स्कूल इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर स्कूल में टीचिंग मेथड्स या क्यूरिकुलम बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग टेलर्ड नहीं है, तो उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि रोट लर्निंग, यानी कि रट्टा मारना, किसी भी चीज़ को रट लो, इस चीज़ को प्रमोट करने वाले जो स्कूल्स हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज के और रीजन होते हैं, जैसे कि ब्रेन डैमेज मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक बच्चों के लर्निंग डिसेबिलिटीज का रीजन उनके ब्रेन का डैमेज या मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन होता है। जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज, कोई इंजरी या इलनेस जो ब्रेन को अफेक्ट करती है वो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटीज को भी अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि बर्थ इंजरी या हेड ट्रॉमा के बाद बच्चा स्पेसिफिक लर्निंग इश्यूज फेस करता है। फिर होता है ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से बच्चों में कुछ बायोलॉजिकल या केमिकल इम्बैलेंस लर्निंग प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं। केमिकल इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि बॉडी के केमिकल्स जैसे न्यूट्रोट्रांसमीटर्स अगर इम्बैलेंस में हो तो उनका इम्पैक्ट ब्रेन के फंक्शनिंग पर पड़ता है। जैसे कि विटामिन की डिफिशियंसीज, जैसे विटामिन B12 का डेफिशिएंसी जो ब्रेन डेवलपमेंट को हिंडर करता है, यानी कि अफेक्ट करता है। फिर बात करते हैं डेवलपमेंटल अनप्रिपेयर्डनेस। अगर बच्चा डेवलपमेंटल स्टेजेस के हिसाब से प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसकी लर्निंग स्लो होती है। जैसे कुछ बच्चों का प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है, उसके कारण भी डेवलपमेंटल डिलेड हो जाती हैं। फिर आता है जेनेटिक मॉडल। जेनेटिक मॉडल क्या सजेस्ट करता है, ये मॉडल ये सजेस्ट करता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों में जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं।
जैसे इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर्स, बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी ट्रेट्स उनके पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स में अगर ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उन बच्चों के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। अगर फैमिली में किसी को डिसलेक्सिया है तो बच्चे को भी ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन मॉडल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के कारण बन सकते हैं और इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपर इंटरवेंशंस डिज़ाइन किए जा सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी से जल्दी लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि बच्चे को टाइमली सपोर्ट मिल सके। टीचर्स और पेरेंट्स को बच्चे के बिहेवियरल और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लोजली जो है ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली रीडिंग और राइटिंग में डिफिकल्टीज फेस कर रहा है तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का इंडिकेशन हो सकता है। तो ये तो था अर्ली डिटेक्शन। इसके बाद आता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम असेसमेंट। लर्निंग डिसेबिलिटी की असेसमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम द्वारा भी की जाती है जो इंक्लूड करते हैं टीचर्स, क्लासरूम में ऑब्जर्वेशंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो एनालाइज करते हैं। दूसरे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट और इवेल्युएशंस के थ्रू कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को एसेस करते हैं। फिर होते हैं क्लिनिकल पर्सोनल, मेडिकल और डेवलपमेंटल हिस्ट्री का जो है रिव्यू करते हैं वो। पर्पज़ क्या होता है इसका? ये टीम जो है मिल के बच्चे के डिसेबिलिटी का एक्सटेंट और नेचर जो है डिटरमिन करता है कि किस तरह के उसके डिसेबिलिटी का नेचर है और किस एक्सटेंट पे है वो। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट बच्चे का आईक्यू टेस्ट करेगा और टीचर जो है क्लासरूम में बिहेवियर का रिकॉर्ड रखेगा। तो इस तरीके से ये टीम्स जो है मिल के एक बच्चे के लर्निंग डिसेबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। कई ढेर सारे असेसमेंट टूल्स भी होते हैं इन लर्निंग डिसेबिलिटीज को एसेस करने के लिए, जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन यानी कि WISC। ये टेस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर करता है जिससे कि बच्चे के लर्निंग स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता चल सके। जैसे कि ये टेस्ट बच्चे के वर्बल और परफॉर्मेंस स्किल्स को एसेस करता है। फिर आता है वुडकॉक जॉनसन साइको एजुकेशनल बैटरी। ये टेस्ट क्या करता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रीडिंग, मैथ और अदर एकेडमिक स्किल्स को इवेलुएट करता है। जैसे कि इस टेस्ट से ये पता लगता है कि बच्चा किस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है। फिर आता है ब्रिगेंस डायग्नोस्टिक इन्वेंटरी ऑफ बेसिक स्किल्स। ये असेसमेंट बच्चे के बेसिक एकेडमिक स्किल्स को चेक करता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग और मैथ। ये असेसमेंट जो है वो इन्वेंटरी स्पेसिफिक स्किल एरियाज को इवेलुएट करने में मदद करती है जिससे लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई किए जा सकें। तो ये थे कुछ असेसमेंट टूल्स और टेस्ट जिससे लर्निंग डिसेबिलिटीज का पता चल सकता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके लर्निंग डिसेबिलिटी को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स प्लान किए जा सकते हैं। तो अब हमने ये जान लिया कि लर्निंग डिसेबिलिटीज होती क्या हैं, उनके कॉजेज क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो सब कुछ पता लगने के बाद अब हमें उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि रेमेडियल प्रोग्राम्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो किस तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटीज की रेमेडी की जाए, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स हर बच्चे की यूनिक ज़रूरतों के मुताबिक टेलर्ड होती हैं। जैसे अगर एक बच्चा रीडिंग में मुश्किल फेस कर रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाया जाएगा जिसमें रीडिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जिस चीज़ में प्रॉब्लम है बच्चे को, उसी के हिसाब से टीचिंग प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि डायरेक्टली उनको इंस्ट्रक्ट करना। ये एक स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड टीचिंग मेथड है जहाँ टीचर क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है और प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, यानी कि बच्चों की जो प्रोग्रेस होता है उसको वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। जैसे अगर एक बच्चा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो टीचर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है और हर स्टेप पर फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि बच्चा इजीली जो है मैथ को सीख सके। इसके बाद आता है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। इस मेथड में लर्निंग को डिफरेंट सेंसेस जैसे कि देखना, सुनना, टच करना के थ्रू इन्हेंस किया जा सकता है, यानी कि उनके सेंसेस पे काम किया जाता है। जैसे कि अगर एक बच्चा स्पेलिंग याद नहीं कर पा रहा तो उसे देखने, सुनने और टच करने के कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है और उसको इस तरीके से सिखाया जाता है जिसको मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज भी कहते हैं। उसके बाद है स्टडी स्किल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को इफेक्टिव स्टडिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्किल सिखाती है। जैसे बच्चे को नोट्स कैसे बनाना है, टेस्ट्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और स्टडी मटेरियल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सब सिखाया जाता है ताकि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। उसके बाद आता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। इसमें क्या करते हैं सोशल स्किल ट्रेनिंग में? इस ट्रेनिंग में बच्चे सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स बेटर कर सकते हैं।
अगर एक बच्चा अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो उसे सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें रोल प्लेइंग और प्रैक्टिस सेशंस शामिल होते हैं। उसके बाद आता है इंक्लूजन स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ पढ़ाया जाता है। यानी कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज है उनको नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ, जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है और उनके लिए एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज से जूझ रहा है उसे नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प और रिसोर्सेज जैसे स्पेशल टीचर सपोर्ट के साथ। फिर आता है पीयर मीडिएटेड एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, ये जो मेथड है स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग और पार्टिसिपेशन को इनहेंस करते हैं। कैसे, बच्चे अपने क्लासमेट्स के साथ ग्रुप एक्टिविटीज और कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करते हैं, लर्निंग में इंप्रूव करते हैं, जैसे इंटरेक्टिव गेम्स खेलना, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का यूज करके। तो ये थी सारी जानकारी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है मेंटल रिटार्डेशन। सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है। मेंटल रिटार्डेशन एक कंडीशन है जिसमें आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट 70 से कम होता है और बच्चे को डेली लाइफ एक्टिविटीज में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा जिसका आईक्यू 65 है, यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट 65 है, तो उसे बेसिक स्किल्स जैसे कि रीडिंग, राइटिंग और सेल्फ केयर जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना सीखने में बहुत मुश्किल होती है। अब देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। मेंटल रिटार्डेशन को सीवियरिटी के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि माइल्ड माइल्ड कंडीशन क्या होती है, बच्चे बेसिक स्किल्स सीख सकते हैं और कुछ इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। जैसे कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चा स्कूल जा सकता है, सिंपल टास्क कर सकता है और बेसिक सेल्फ केयर में थोड़ी मदद की जरूरत होती है लेकिन उनको। दूसरा होता है मॉडरेट कंडीशन। मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को डेली लाइफ एक्टिविटीज में ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चों को डेली रूटीन्स और सेल्फ केयर एक्टिविटीज में एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है। बच्चे को सब्सटेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है और उनकी स्किल्स लिमिटेड होती है। माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन के बाद आता है सीवियर कंडीशन। इसमें क्या होता है, बच्चे को सब्सटेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है और उनकी स्किल्स जो है लिमिटेड होती है। जैसे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चा बेसिक कम्युनिकेशन और सेल्फ केयर स्किल्स डेवलप कर सकता है, लेकिन रेगुलर सुपरविजन बहुत जरूरी होता है इसमें। उसके बाद होता है प्रोफाउंड। बच्चे को इसमें एक्सटेंसिव सपोर्ट की जरूरत होती है और उनकी डेवलपमेंटल स्किल्स बहुत लिमिटेड होती हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देना पड़ता है बच्चों को। जैसे प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के साथ बच्चा बहुत ही बेसिक लेवल पर सर्वाइवल स्किल्स सीख सकता है और डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में फुल टाइम केयर की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चों को, इनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अब देखते हैं कौन कौन से कॉजेज होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के। तो मेंटल रिटार्डेशन के कॉजेज दो कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले फिजिकल कॉजेज, दूसरा होता है कल्चरल या फेमिलियल कॉजेज। तो फिजिकल कॉजेज क्या होते हैं, ये जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और ब्रेन डैमेज यानी कि प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम है तो उसे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है कल्चरल या फिर फेमिलियल कॉजेज। ये क्या होते हैं, ये डेप्रीवेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन और डिसफंक्शनल इन्वायरमेंट की वजह से होता है। जैसे कि अगर एक बच्चा एक डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट में पला बड़ा है जहाँ एजुकेशन और न्यूट्रिशन की कमी है, तो उससे डेवलपमेंट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं उस बच्चे को, जो मेंटल रिटार्डेशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है, क्या क्या उसके कॉजेज होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो मेंटल रिटार्डेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट्स और चेकलिस्ट का यूज किया जाता है। टेस्ट्स, आईक्यू टेस्ट जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज को मेजर किया जाता है, जैसे कि स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, एक टेस्ट जो आईक्यू लेवल को मेजर करता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल टास्क इंक्लूड होते हैं। दूसरा है वेस्लर टेस्ट, ये टेस्ट भी आईक्यू लेवल को एसेस करता है और वर्बल कंप्रीहेंशन, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड चेक करता है। उसके बाद आता है कॉफमैन टेस्ट, ये टेस्ट कॉग्निटिव एबिलिटीज को एसेस करता है और लर्निंग डिसेबिलिटीज और डेवलपमेंट डिलेज को डायग्नोज करता है। मेंटल रिटार्डेशन के आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स में अब आता है एडेप्टिव बिहेवियर चेकलिस्ट। ये टूल्स डेली लाइफ स्किल्स और बिहेवियर को एसेस करते हैं, जैसे वाइनलैंड। ये चेकलिस्ट डेली लिविंग स्किल्स जैसे सेल्फ केयर और कम्युनिकेशन को इवेल्युएट करता है। फिर आता है ABS-PS एडेप्टिव बिहेवियर स्केल। ये टूल बच्चे के एडेप्टिव बिहेवियर को पेरेंट्स और टीचर्स के पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करता है। तो हमने जान लिया
एमआर यानी कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए टेस्ट और चेकलिस्ट के थ्रू। अब आते हैं उनकी रेमेडियल मेजर्स। इन मेजर्स का यूज मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों की डेवलपमेंट और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होता है। सबसे पहले उसमें आता है अर्ली इंटरवेंशन, यानी कि बच्चे की अर्ली एज में स्पेशल प्रोग्राम्स और थेरेपीज स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे स्पीच थेरेपी, डेवलपमेंटल सपोर्ट, ताकि स्किल्स डेवलपमेंट में हेल्प मिले। अर्ली इंटरवेंशन के बाद आता है प्री स्कूल प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, स्पेशल प्री स्कूल्स जो कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्ले और लर्निंग एक्टिविटीज़। उसके बाद आता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। इसमें क्या होता है, हर बच्चे के लिए एक कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान बनाया जाता है जो उसकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक टेलर्ड होती हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर थेरेपी। बच्चे के चैलेंजिंग बिहेवियर्स को मैनेज करने और इम्प्रूव करने के लिए थेरेपी सेशंस जैसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग स्ट्रेटजीज में सबसे पहले आता है यूज फंक्शनल टास्क, जिसमें बच्चे को प्रैक्टिकल और डेली लाइफ के टास्क जैसे कि मील प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं जो उनकी इंडिपेंडेंस को बूस्ट करती हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज में फिर आता है स्ट्रक्चर लर्निंग। इसमें क्या होता है, लर्निंग सेशंस को वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्टेप बाय स्टेप बनाकर, जहां क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड होते हैं। उसके बाद आता है क्लियर प्रेजेंटेशन। टीचिंग मटेरियल्स को सिंपल और क्लियर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे विजुअल एड्स और इजी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। टीचिंग स्ट्रेटजीज में फिर आता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चे को उनकी अचीवमेंट्स और एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे इंकरेजमेंट मिलता है बच्चों को और मोटिवेशन जो है उनका बढ़ता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज और मेंटल रिटार्डेशन के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD। ADHD है क्या? ADHD एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी को अफेक्ट करती है। ये कंडीशन अक्सर जो है बचपन में डायग्नोज होती है और एडल्टहुड तक कंटिन्यू कर सकती है। ADHD वाले बच्चे और एडल्ट्स को अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज और टास्क में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ADHD के सिम्टम्स दो मेन कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन अटेंशन की। बच्चा ध्यान को सस्टेन नहीं कर पाता और टास्क को ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टीज फेस करता है, यानी कि वो एक जगह पे ध्यान लगा ही नहीं पाता। केयरलेस मिस्टेक्स करता है, जैसे होमवर्क में गलतियां करना, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाता। डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, क्लासरूम या होम टास्क के दौरान फोकस नहीं कर पाना, इसी को कहते हैं डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, यानी कि वो अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाते। डिसऑर्गेनाइजेशन, बुक्स और सप्लाईज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके वो रख नहीं पाते। इसके बाद आता है हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी। बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव और इम्पल्सिव होता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं रह पाता और ज़रूरत से ज़्यादा बात करता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिटिंग, यानी वो क्लास में हो या घर पर हो, कॉन्स्टेंटली मूव करना या रेस्टलेस रहना, इसको बोलते हैं फिजिटिंग। एक्सेसिव टॉकिंग, बात करते वक्त इंटरप्ट करना और बहुत ज़्यादा बोलते रहना। फिर है डिफिकल्टी इन वेटिंग, यानी क्यू या टर्न का इंतजार नहीं कर पाना, वो वेट नहीं कर पाते हैं। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट्स ADHD के, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम से ही समझ में आ रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि जिसके अंदर अटेंशन की डेफिसिट हो, कमी हो, और हाइपर एक्टिव हो, जो ऐसे लोगों को ADHD डिसऑर्डर्स में कैटेगराइज किया जाता है। अब आता है कि इसकी असेसमेंट कैसे की जाए, ADHD की असेसमेंट कैसे होती है। तो ADHD को डायग्नोज करने के लिए ये मेथड्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? रेटिंग स्केल्स, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स होते हैं जो पेरेंट्स और टीचर्स के ऑब्जर्वेशन को मेजर करते हैं। ADHD रेटिंग स्केल्स, जहां पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे के बिहेवियर को क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। एक फॉर्म मिलता है जिसमें बच्चों के बिहेवियर होते हैं और वो उसको स्कोर करते रहते हैं। दूसरा तरीका असेसमेंट का है इंटरव्यूज, यानी कि डिटेल्ड डिस्कशन हो जो बिहेवियरल पैटर्न्स और डेवलपमेंट को समझने में हेल्प करते हैं। डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स से बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं और बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके अंदर। तीसरा मेथड है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट जो अटेंशन और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर करते हैं। कॉग्निटिव टेस्ट जो बच्चों के अटेंशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को इवेलुएट करते हैं। अगला तरीका है असेसमेंट का ऑब्जर्वेशंस, जिसमें बच्चे के बिहेवियर को वेरियस सेटिंग्स में, यानी कि अलग अलग सेटिंग्स में ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बच्चे के बिहेवियर को क्लासरूम में या फिर घर के इन्वायरमेंट में बच्चे का बिहेवियर जो है ऑब्जर्व करते हैं और उसको नोट डाउन करते हैं।
फिर आता है मेडिकल इवैल्यूएशन, यानी कि फिजिकल हेल्थ चेकअप्स और मेडिकल हिस्ट्री को इसमें रिव्यू किया जाता है, देखने के लिए कि कोई अदर कंडीशंस तो नहीं है। डॉक्टर से मेडिकल इवैल्यूएशन, जहाँ फिजिकल हेल्थ और डेवलपमेंटल इश्यूज को एसेस किया जाता है। असेसमेंट के बाद आता है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन, किस तरीके से एडीएचडी को ट्रीट किया जाए और एजुकेट किया जाए इसके बारे में। एडीएचडी का ट्रीटमेंट और एजुकेशन स्ट्रेटजीज ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे को बेस्ट सपोर्ट मिले। सबसे पहले इसमें आता है मेडिकल मैनेजमेंट। क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट? मेडिकेशंस जो एडीएचडी के सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट मेडिकेशंस, जिससे बच्चे का फोकस और अटेंशन इंप्रूव होता है। दूसरा क्या तरीका है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, यानी थेरेपी जो इमोशनल और बिहेवियरल चैलेंजेस को एड्रेस करती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कोपिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सिखाती है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट्स। क्लासरूम और होम इन्वायरमेंट को एडीएचडी फ्रेंडली बनाया जाता है, जैसे कि मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस हो, क्लियर रूटीन्स हो, क्लासरूम सेटअप में ये सब किए जाते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर मैनेजमेंट, टेक्निक्स जो पॉजिटिव बिहेवियर्स को इनकरेज करते हैं और निगेटिव बिहेवियर्स को मैनेज करते हैं। ऐसे बिहेवियर मैनेजमेंट को सिखाया जाता है, जैसे कि रिवॉर्ड सिस्टम और बिहेवियर चार्ट जो बच्चे के गुड बिहेवियर को रिइंफोर्स करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले उसमें आता है स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्वायरमेंट जो बच्चे के अटेंशन और बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। क्लासरूम में क्लियर शेड्यूल्स हो, रूटीन्स हो, ऐसी चीज़ों को सेट करना ताकि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको मिल सके। फिर है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स, कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान्स जो बच्चे के स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक टेलर्ड होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को यूज़ करना, जैसे कि पर्सनलाइज्ड लेसन प्लान्स और एक्टिविटीज़ जो बच्चे के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से होते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ऐसे टेक्निक्स जो अनवांटेड बिहेवियर्स को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं और डिजायर्ड बिहेवियर्स को इंक्रीज करते हैं। इसको बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। जैसे कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स दिया जाए, और क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसबिहेवियर, यानी कि अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो उनको पता है या पता होना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला डिसेबिलिटी जो कि है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड सेरिब्रल पैल्सी, सीपी। तो सेरिब्रल पैल्सी क्या है? सेरिब्रल पैल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करती है। ये कंडीशन ब्रेन डैमेज की वजह से होती है, जो बचपन में होती है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखाई देते हैं इसके। सेरिब्रल पैल्सी के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वेज से अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेरिब्रल पैल्सी के? सबसे पहले है स्पेस्टिक सीपी, मसल स्टिफ और टाइट हो जाते हैं जिससे मूवमेंट डिफिकल्टी और जर्की होती है। जैसे बच्चा जब मूव करता है तो उसकी लिम्ब्स जो हैं वो स्टिफ और रिजिड होती हैं और मूवमेंट जो है स्मूथ नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं स्पेस्टिक सीपी यानी सेरिब्रल पैल्सी। उसके बाद आता है एथेटॉइड सीपी। इसमें क्या होता है? अनकंट्रोल्ड और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जो बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। जैसे कि बच्चा जब चलने या बात करने की कोशिश करता है तो उसकी बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली मूव होती है, जिससे कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में डिफिकल्टी होती है। इसके बाद आता है एटैक्सिक सीपी। इसमें क्या होता है? बैलेंस और मोटर स्किल्स इश्यूज होते हैं जिससे प्रिसाइज मूवमेंट्स डिफिकल्ट होते हैं। जैसे बच्चा वॉकिंग या हैंड राइटिंग में डिफिकल्टी फेस करता है और अपने मूवमेंट्स को एक्यूरेटली कंट्रोल नहीं कर पाता। कौन कौन से एजुकेशनल नीड्स होते हैं सीपी में? सबसे पहले होता है स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल हेल्प, यानी कि कस्टमाइज्ड टीचिंग मेथड्स जो सीपी वाले बच्चे को लर्निंग नीड्स को उनको एड्रेस करते हैं। जैसे कि स्पेशल टीचर्स जो टेलर्ड लेसन्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और एडिशनल टाइम देते हैं ऐसे बच्चों को। दूसरे उनके एजुकेशनल नीड्स में आता है टेक्निकल इक्विपमेंट, यानी असिस्टिव डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी जो क्लासरूम और लर्निंग एक्टिविटीज़ को ईजियर बनाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को व्हील चेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, एडेप्टेड राइटिंग टूल्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो बच्चे की मोबिलिटी और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल नीड्स में आता है एडेप्टेड क्लासरूम सेटिंग्स, यानी क्लासरूम और लर्निंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट किया जाता है ताकि सीपी वाले बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो। जैसे क्लासरूम में रैंप्स हों, एक्सेसिबल डेस्क हों और स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट्स हों जो बच्चे के कंफर्ट और ईज़ के लिए होती हैं। तो ये तो थे सारे एजुकेशनल नीड्स जो ऐसे बच्चों को चाहिए होते हैं जिनके अंदर ये सीपी की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है वो देखते हैं। सबसे पहले है फेमिलियराइज विद कंडीशन। इसमें क्या होता है? टीचर और स्टाफ को बच्चे के कंडीशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि उन्हें बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके।
जैसे कि टीचर को सीपी के स्पेसिफिक चैलेंजेस और नीड्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा स्ट्रेटजी कौन सा है? यूज असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का यूज जो लर्निंग और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर या टच स्क्रीन डिवाइसेस जो बच्चे की राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजी में आता है अडेप्ट लेसन पार्सिंग। इसमें क्या होता है? लेसन प्लान और एक्टिविटीज़ को एडजस्ट किया जाता है ताकि बच्चे के पेस और एबिलिटी के मुताबिक उसको बनाया जा सके। जैसे कि लेसन्स को स्लो और स्टडी पेस में कंडक्ट करना और एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करना टास्क कंप्लीट करने के लिए सीपी वाले बच्चों को। अब हम लोग बात करते हैं हियरिंग इम्प्लांट्स के बारे में। हियरिंग इम्प्लांट्स क्या होते हैं? हियरिंग इम्प्लांट्स एक मेडिकल डिवाइस है जो सीवियर हियरिंग लॉस या डेफनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। ये डिवाइस साउंड को प्रोसेस करके ब्रेन तक पहुंचाता है जिससे हियरिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है, यानी कि सुनने की शक्ति जो है इम्प्रूव होती है। टाइप्स ऑफ हियरिंग इम्प्लांट्स, कौन कौन से टाइप्स के हियरिंग इम्प्लांट्स होते हैं? सबसे पहले कॉक्लियर इम्प्लांट्स। ये इम्प्लांट्स इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं जो डैमेज्ड इनर ईयर को बाईपास करके साउंड को डायरेक्टली ऑडिटरी नर्व तक पहुंचाते हैं। जैसे कि बच्चा जिसको सीवियर हियरिंग लॉस है, यानी कि वो कम सुनता है, वो कोक्लियर इम्प्लांट यूज करके साउंड्स और स्पीच सुन सकता है। इम्प्लांट के एक्सटर्नल पार्ट को ईयर के बाहर लगाया जाता है और इंटरनल पार्ट को सर्जरी के जरिए ईयर के अंदर लगाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे सुन पाते हैं। दूसरा है बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स, BAHA। ये डिवाइसेस बोन कंडक्शन के जरिए साउंड को ट्रांसमिट करते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिनको कंडक्टिव हियरिंग लॉस या कोक्लियर इम्प्लांट्स नहीं करवा सकते, तो वो लोग इसको करवा सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा जिसका आउटर ईयर या मिडिल ईयर का फंक्शन ठीक नहीं है, वो BAHA यानी बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स यूज करके साउंड को डायरेक्टली इनर ईयर तक ट्रांसमिट कर सकता है। अब बात करते हैं एजुकेशनल इंटीग्रेशन विथ हियरिंग इम्प्लांट्स। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेंस्ड कम्युनिकेशन के बारे में। हियरिंग इम्प्लांट्स के यूज से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं जो क्लासरूम और डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। जैसे कि बच्चा जो कोक्लियर इम्प्लांट्स यूज करता है वो टीचर की इंस्ट्रक्शंस और पीयर इंटरेक्शंस को बेटर लिसन और अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरा है अडेप्टेड लर्निंग इन्वायरमेंट। क्लासरूम और लर्निंग इन्वायरमेंट को हियरिंग इम्प्लांट के कॉम्पेटिबिलिटी के लिए एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि क्लासरूम में FM सिस्टम्स यूज किए जाते हैं जो साउंड क्वालिटी और क्लैरिटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हियरिंग इम्प्लांट्स के साथ बेटर कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, यानी कि हियरिंग इम्प्लांट्स की रेगुलर चेकिंग और एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है ताकि डिवाइस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके। जैसे कि बच्चे की हियरिंग इम्प्लांट की रूटीन चेकअप्स और एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि साउंड क्वालिटी और हियरिंग एबिलिटी मेंटेन रहे। टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्टूडेंट्स विथ हियरिंग इम्प्लांट्स। जिन स्टूडेंट्स को हियरिंग इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं और सुनने में प्रॉब्लम है, उनकी टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसे होती है? तो सबसे पहले इसमें आता है इनकॉर्पोरेट इम्प्लांट स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये क्या होता है? टीचर्स को हियरिंग इम्प्लांट्स के स्पेसिफिक नीड्स और फंक्शंस के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। यानी टीचर्स को पता होना चाहिए कि हियरिंग इम्प्लांट्स किस तरीके से काम करते हैं और इससे जुड़े काफ़ी कुछ जानकारियाँ टीचर्स को देनी चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए इसके बारे में। जैसे कि टीचर्स को कोक्लियर इम्प्लांट्स के फंक्शनैलिटी और मेंटेनेंस के बारे में एजुकेट करना ताकि वो बच्चे के साथ इफेक्टिवली जो है इंटरेक्ट कर सके। दूसरी स्ट्रेटजी में आता है मॉनिटर डिवाइस यूसेज एंड मेंटेनेंस। हियरिंग इम्प्लांट्स के प्रॉपर यूज और मेंटेनेंस को मॉनिटर करना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि रेगुलरली उसको मॉनिटर करते रहना। रेगुलर चेक्स और एडजस्टमेंट्स को इंश्योर करना ताकि डिवाइस ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन में हो और बच्चा इफेक्टिवली हियरिंग और लर्निंग कर सके। उसके बाद है प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट जैसे हियरिंग थेरेपिस्ट्स और स्पेशल एजुकेटर्स जो हियरिंग इम्प्लांट्स के साथ लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। जैसे कि हियरिंग थेरेपिस्ट जो बच्चे के हियरिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और लर्निंग मटेरियल्स को एक्सेसिबल बनाते हैं। तो ये तो था हियरिंग डिसेबिलिटी में हियरिंग इम्प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी। अब देखते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट्स होता क्या है। विजुअल इम्पेयरमेंट्स एक कंडीशन है जिसमें किसी भी इंसान की विजन यानी देखने की शक्ति पार्शियली या कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, यानी वो थोड़ा बहुत कम देख पाता है या पूरी तरीके से नहीं देख पाता। ये कंडीशन किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है और लर्निंग, डेली लिविंग और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। तो विजुअल इम्पेयरमेंट्स दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, ब्लाइंड और पार्शियली साइटेड। ब्लाइंड मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ विजन,
जो पूरी तरीके से देख नहीं सकते, उन्हें ब्लाइंड कहते हैं। तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन और लर्निंग के लिए पूरी तरीके से नॉन विजुअल मेथड्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे एक बच्चा जो पूरी तरीके से ब्लाइंड है, वो ब्रेल सिस्टम को यूज़ करके बुक्स और नोट्स को रीड करता है और टेक्टाइल ग्राफिक्स से इंफॉर्मेशन समझता है। दूसरे होते हैं पार्शियली साइटेड। पार्शियली साइटेड मतलब थोड़े बहुत उनके आंखों में प्रॉब्लम होती है, कुछ दूर तक या कुछ चीज़ें वो देख पाते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करते हैं या बड़े प्रिंट मटेरियल्स को देख के पढ़ सकते हैं। जैसे बच्चा जो पार्शियली साइटेड है, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस और लार्ज प्रिंट टेक्स्ट बुक को यूज़ करके स्कूल वर्क कंप्लीट करता है और विजुअल एड से हेल्प लेता है। अब बात करते हैं हम लोग विजुअल इम्पेयरमेंट्स में कौन कौन सी एजुकेशनल नीड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, समझना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को अल्टरनेटिव मेथड से समझना। जैसे कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स को टेक्टाइल मॉडल्स और वर्बल डिस्क्रिप्शंस के जरिए स्पेटियल कॉन्सेप्ट्स समझाएं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं? सेंसरी एबिलिटीज़ का यूज़ करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। जैसे ब्रेल और ऑडियो बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना, जो स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन और इंटरेक्शन में मदद करती है। फिर आता है सेंसरी मोटर स्किल्स। टच और हियरिंग के जरिए मोटर स्किल्स और फिजिकल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना। जैसे कि सेंसरी एक्टिविटीज़ और टच बेस्ड टॉयज जो मोटर स्किल्स को इन्हेंस करते हैं और स्पेटियल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। फिर आता है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, यानी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में सेफ्टी को नेविगेट करना। जैसे कि वॉकिंग स्टिक्स और गाइड डॉग्स के थ्रू ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो इंडिपेंडेंस और सेफ्टी को इंश्योर करता है। फिर है डेली लिविंग स्किल्स। रोज के कामों जैसे पर्सनल हाइजीन, कुकिंग और ड्रेसिंग के लिए ज़रूरी स्किल्स सीखना। जैसे कि ब्रेल लेबल्ड आइटम्स और एडेप्टिव टूल्स जो इन डेली टास्क को मैनेजेबल बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं वोकेशनल स्किल्स, जो करियर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं, वो सीखना। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग और एडेप्टिव टेक्नोलॉजी जो स्पेसिफिक जॉब स्किल्स डेवलप करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करने चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। तो सबसे पहले एलिमिनेट क्लटर, यानी कि लर्निंग इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री रखना। जैसे कि क्लासरूम को नीटली अरेंज करना ताकि स्टूडेंट्स इजीली नेविगेट कर सकें, यानी इधर से उधर जा सकें। दूसरा है यूज़ एडेप्टिव टेक्नोलॉजी, यानी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लर्निंग और डेली एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। जैसे स्क्रीन रीडर्स, मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर और ब्रेल डिस्प्लेस जो टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन एक्सेस को आसान बनाते हैं। फिर लर्न ब्रेल बेसिक्स, रीडिंग और राइटिंग के लिए ब्रेल सिस्टम को समझना और उसको यूज़ करना। टीचर्स और स्टूडेंट्स को ब्रेल के बेसिक प्रिंसिपल सिखाना, जो टेक्स्ट एक्सेस में हेल्प करता है। फिर है प्रोवाइड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में एजुकेशनल मटेरियल्स का इस्तेमाल करना। जैसे कि ऑडियो बुक्स, डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और टेक्टाइल डायग्राम्स जो बेटर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग फैसिलिटेट करते हैं। अभी तक हमने बात की है डिसेबिलिटीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। ये गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन कौन होते हैं या क्या होते हैं? गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो अपनी एज ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ या टैलेंट शो करते हैं। जो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर किस किस तरह की एबिलिटीज़ होती हैं या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आता है हाई आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, यानी कि आईक्यू जो सिग्निफिकेंटली हायर होता है एवरेज लेवल से इन बच्चों के अंदर। जैसे कि बच्चा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर सकता है और एडवांस्ड कॉग्निटिव स्किल्स शो करता है। दूसरा है एकेडमिक एप्टीट्यूड, यानी एकेडमिक सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शनल एबिलिटी और इंटरेस्ट। जैसे जो बच्चा जो मैथमेटिक्स, साइंस या लिटरेचर में एडवांस अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस शो करता है। फिर आता है क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव और ओरिजिनल आइडियाज जनरेट करने की एबिलिटी इन बच्चों में होती है। जो बच्चा जैसे कि जो यूनिक सॉल्यूशंस और आइडियाज डेवलप करता है और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में एक्सेल करता है। फिर आती है लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी दूसरों को लीड और इंस्पायर करने की एबिलिटी जो ग्रुप सेटिंग्स में देखी जा सकती है। जैसे कि बच्चा जो पीयर्स को गाइड करता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स लीड करता है और एक इफेक्टिव टीम प्लेयर होता है। फिर आता है आर्टिस्टिक टैलेंट, जैसे कि विजुअल आर्ट्स हो, म्यूजिक हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्सेप्शनल स्किल्स होती है बच्चों की। और जैसे कि जो बच्चा पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या ड्रामा में आउटस्टैंडिंग टैलेंट शो करता है। फिर आता है साइकोमोटर एबिलिटी, जैसे कि जिन बच्चों के अंदर एक्सेप्शनल फिजिकल कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स हो। जैसे बच्चा जो स्पोर्ट्स या डांस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्किल्स और कोऑर्डिनेशन दिखाता है। अब ऐसे जो गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके पास क्या क्या एजुकेशनल ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहले होता है अर्ली एडमिशन,
यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन को स्कूल में अर्ली एडमिशन दिया जाता है ताकि उनकी एबिलिटीज़ को अर्ली स्टेज पर नर्चर किया जा सके। जैसे कि बच्चे को एज से पहले स्कूल में स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में इनरोल करना जो उनकी एडवांस लर्निंग नीड्स को केटर करे। फिर आता है एक्सेलरेशन, यानी बच्चों को एज के लेवल से आगे की ग्रेड लेवल पे प्रमोट करना। जैसे कि बच्चा जो थर्ड ग्रेड में क्यूरिकुलम को ईजिली मास्टर करता है उसे फोर्थ ग्रेड के मटेरियल्स को स्टडी करने दिया जाता है। फिर आता है एनरिचमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ और एडवांस सब्जेक्ट्स जो गिफ्टेड चिल्ड्रन की इंटरेस्ट और टैलेंट को इन्हेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एडवांस साइंस क्लब्स, आर्ट वर्कशॉप या लीडरशिप ट्रेनिंग ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रन होते हैं, कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है उनके लिए की जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रोवाइड रिसोर्सेज, यानी कि बच्चे की इंटरेस्ट्स और एबिलिटीज़ के हिसाब से कस्टमाइज्ड रिसोर्सेज उनको देना। जैसे कि एडवांस्ड बुक्स, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन कोर्सेज जो उनके लर्निंग और एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करते हैं। अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी बच्चे को अपने यूनिक इंटरेस्ट्स और टैलेंट्स एक्सप्लोर करने और एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज करना। जैसे कि बच्चे को अपने आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स या रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने की फ्रीडम देना। फिर आता है इनकरेज एडवांस्ड स्टडी। इसमें क्या होता है, बच्चे को एडवांस्ड और चैलेंजिंग स्टडीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। जैसे बच्चे को हायर लेवल कोर्स वर्क और रिसर्च प्रोजेक्ट अंडरटेक करने का मौका देना। फिर आता है सपोर्ट आर्टिस्टिक टैलेंट्स, यानी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को नर्चर करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स और मेंटरशिप प्रोवाइड करना ऐसे बच्चों को। जैसे कि बच्चे को आर्ट क्लासेस, म्यूजिक लेसन्स और परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करना जो उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। तो ये थे टीचिंग स्ट्रेटजीज जो गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रंस को दिए जाने चाहिए। इस तरह से गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन के यूनिक नीड्स और एबिलिटीज़ को समझना और अप्रोप्रिएट एजुकेशनल ऑप्शंस और टीचिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना उनकी फुल पोटेंशियल को अचीव करने में हेल्प करता है। अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। क्या होता है ये? इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जैसे कि जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हों, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स हों या फिर वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हों, इनको रेगुलर क्लासरूम में इंक्लूड किया जाए ताकि वो नॉर्मल स्कूल इन्वायरमेंट में पढ़ सकें। इसका मेन फोकस ये होता है कि सब बच्चों को बराबर के लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, चाहे उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट ही क्यों ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन का गोल क्या होता है? सबसे पहला गोल इसका होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर स्टूडेंट को इक्वल लर्निंग और पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए जो उनके यूनिक नीड्स को अकोमोडेट करता हो। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे के लिए एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे एक्स्ट्रा टाइम इन टेस्ट्स या एडेप्टिव मटेरियल्स ताकि वो अपने पीयर्स के साथ प्रोग्रेस कर सकें। दूसरा गोल होता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी बच्चों की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से क्यूरिकुलम और टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना। जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो बेस्ड लेसन्स या एडीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। तीसरा गोल होता है एडेप्टेड मटेरियल्स, यानी क्लासरूम मटेरियल्स को एडजस्ट करना ताकि हर बच्चा इफेक्टिवली लर्न कर सके। जैसे कि ब्रेल टेक्स्ट बुक्स फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, लार्ज प्रिंट बुक्स फॉर पार्सली साइटेड स्टूडेंट्स या स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट्स विथ मोटर डिसेबिलिटीज़। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में टीचर्स का क्या रोल होता है या क्या रोल होना चाहिए? सबसे पहले सेंसिटिविटी टू नीड्स, यानी टीचर्स को बच्चों की स्पेशल नीड्स को समझना और उनको सपोर्ट करने के लिए सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। जैसे कि टीचर को एडीएचडी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे के लिए बिहेवियरल और इमोशनल नीड्स को समझना और पेशेंस के साथ उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा है इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स, यानी हर एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक लर्निंग प्लान्स बनाने और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी टीचर की होती है। जैसे कि टीचर को एक गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ और एडवांस टॉपिक्स प्लान करने चाहिए, जबकि डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए सिंप्लीफाइड रीडिंग मटेरियल्स और एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस अरेंज करना चाहिए। उसके बाद आता है प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी टीचर्स को स्पेशल एजुकेशन और डिफरेंट एक्सेप्शनलिटीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली डील कर सकें ऐसे बच्चों के साथ। जैसे कि स्पेशल एजुकेशनल वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहिए उनको, जहाँ टीचर्स को वेरियस डिसेबिलिटीज़, टीचिंग टेक्निक्स और क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इंटीग्रेशन का मेन मकसद ये है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी वही इन्वायरमेंट और सपोर्ट मिले जो रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलता है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक नीड्स का ध्यान रखते हुए। तो ये था हमारा आज का मिडिल चाइल्डहुड का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि स्कूल के अंदर बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या उनके रेमेडियल मेजर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए
तो आप मेरी मेल आईडी pxmonks@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जहां पे सिर्फ 9 रुपये पर पेज पे करके आप ये नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम पीएक्स मॉन्क। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।